हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका एमगेट पर। हम यहां पर कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। अब कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में हमने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ा। उसके बाद हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ा। सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर हम लोग कुछ लिमिटेशंस है सिग्नल फ्लो ग्राफ की। मैसन्स गेन फार्मूला जो पढ़ा था सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर, उसकी कुछ लिमिटेशंस है कि कहाँ पर मैसन्स गेन फार्मूला में अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो लिमिटेशंस है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, लिमिटेशंस ऑफ मैसन्स गेन फॉर्मूला। लिमिटेशन ऑफ मैसन्स गेन फॉर्मूला। और इसका एक और हेडिंग डालेंगे अपन यहाँ पर, वैलिड एंड अनवैलिड लूप कॉन्सेप्ट। अनवैलिड लूप कॉन्सेप्ट, वैलिड और इनवैलिड लूप कॉन्सेप्ट, इनवैलिड लूप कॉन्सेप्ट। तो पहली जो लिमिटेशंस होगी मैसन्स गेन फॉर्मूला की, वो होगी इसमें अपन कौन सा लूप कंसीडर करेंगे और कौन सा लूप नहीं करेंगे। तो पहली जो होगी उसमें वैलिड और इनवैलिड लूप की बात करेंगे। तो जो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग, मान लीजिए ये कोई एग्जांपल है, ये कोई एसएफजी है जिसमें ये इनपुट नोड है और ये आउटपुट नोड है, और ये कोई लूप है जिसकी वैल्यू G2 है, और ये जो है ये वैल्यू G1 है, और ये वैल्यू G3 है। हम लोग इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, बात करते हैं मैसन्स गेन फॉर्मूला से, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इट मीन्स आउटपुट क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल टू, फॉरवर्ड पाथ क्या है इसमें, मैसन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से है, G1 एंड G3। तो G1 एंड G3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस लूप, इट मीन्स G2। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आएगा। बट इस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर इफ G2 की वैल्यू यदि 1 हो जाती है, तो हम ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। इफ G2 इज इक्वल टू 1, इफ G2 इक्वल्स टू 1, देन क्या होगा, G1 G3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। तो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 1 माइनस 1। इट मीन्स G1 डिवाइडेड बाय G3 डिवाइडेड बाय 0। और ये जो चीज़ है ये जो होगा ये अनडिफाइंड टर्म आ गई है। और किसी सिस्टम का गेन अनडिफाइंड नहीं हो सकता, ये इनफाइनाइट आएगी। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट आएगा। इट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम इनफाइनाइट गेन वाला सिस्टम है, और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है। इसलिए हम कहेंगे एक लिमिटेशन हमारे सामने आएगी कि हम लोग कहेंगे कि इफ intermediate loops are present in SFG, then the intermediate loop value never equal टू 1। इंटरमीडिएट लूप की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। यदि इफ नॉट करें, इफ वैल्यू इज इक्वल टू 1 and if value is equal to, if value is not
इक्वल टू 1। दो कंडीशन बनेगी, यदि 1 हो तो क्या होगा, यदि इसकी वैल्यू 1 हो तो क्या होगा, और इसकी वैल्यू 1 नहीं हो तो क्या होगा। यदि 1 हुई तो इसको कहेंगे अपन इनवैलिड लूप, और यदि नॉट इक्वल टू 1 हुई तो इसको कहेंगे अपन वैलिड लूप। तो ये थी पहले लिमिटेशंस मेसन गेन फॉर्मूले की, जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि इंटरमीडिएट लूप की वैल्यू यदि 1 है तो वो इनवैलिड लूप होगा, और यदि नॉट इक्वल टू 1 है तो वो वैलिड लूप होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन के बारे में। तो नेक्स्ट लिमिटेशन जो होगी वो होगी अपने पास मेसन गेन फॉर्मूले की नेक्स्ट लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन नंबर 2 जो है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका लिखेंगे इफ एनी लूप present at input node this loop is always invalid loop। ये हमेशा इनवैलिड होगा यदि इनपुट नोड पे कोई लूप प्रेजेंट है तो। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये इनपुट है, ये कोई एसएफजी है, इसका ये आउटपुट हो गया, इसका गेन G1 मान लो, इसका गेन G2 है। अब ये इनवैलिड कैसे हुआ, कोई भी सिस्टम का गेन यदि इनपुट नोड पे कोई लूप प्रेजेंट है तो वो हमेशा इनवैलिड लूप होगा। और इसमें हम लोग देखेंगे कि देखो इसका गेन कोई G1 है तो अपन लिखेंगे कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इट मीन्स ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू G2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G1। ये 1 माइनस G1, बट यहाँ एक चीज नोट करेंगे कि यदि G2 की वैल्यू कुछ भी हो, G1 की वैल्यू कुछ भी हो तो चलेगा, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। बट इनपुट पर आप एक चीज देखो कि यहाँ मान लीजिए कुछ A वैल्यू है तो A बराबर G1 हुआ। अब यदि इनपुट बराबर G1 हो गया, है ना, बट G1 की वैल्यू कुछ भी हुई, इट मीन्स आप कहोगे कि यदि इनपुट बराबर 5, आप कुछ भी एक्सटर्नल इनपुट अप्लाई करोगे यहाँ पर, बट ये जो G1 की वैल्यू होगी वही वैल्यू इनपुट ले लेगा। तो इनपुट की वैल्यू अपन यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक कि G1 को कंसीडर करेंगे। तो ये जो G1 जो होगा ये इनवैलिड लूप में आएगा, क्योंकि इस लूप को यदि अपन ने कंसीडर कर लिया तो हमारे इनपुट अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो इसलिए हम लोग इसको G1 को इनवैलिड लूप कहेंगे, और इनपुट नोड पे कोई भी लूप प्रेजेंट हो उसको हम इनवैलिड लूप कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट लिमिटेशन कौन सी है। तो नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिमिटेशन नंबर 3। इस लिमिटेशन में हम लोग देखेंगे कि ये एक्चुअली लिमिटेशन नहीं है, ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है मेसन्स गेन फॉर्मूले की, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। इफ एनी लूप present at output node, then this loop is always valid loop। आउटपुट नोड पर यदि कोई लूप प्रेजेंट है तो ये हमेशा वैलिड लूप होगा। ये हुआ इनपुट, ये हुआ आउटपुट नोड, और इस पे कोई लूप प्रेजेंट है तो ये हमेशा वैलिड लूप होगा, ये वैलिड लूप होगा। ये थी हमारे पास मेसन्स गेन फॉर्मूले की 3 लिमिटेशंस। बेसिकली 2 लिमिटेशंस है और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दो। तो आउटपुट नोड पे कोई भी लूप प्रेजेंट हुआ तो उसको हम लोगों को वैलिड लूप कंसीडर करना है, और इनपुट नोड पे यदि प्रेजेंट हुआ
तो उसको ऑलवेज इनवैलिड लूप कंसिडर करना है। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल से एक उसको ओपन कर लेते हैं कि आपको पता लगेगा कि इसका फिजिकली मीन क्या है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो एक ईएसी में पूछा गया न्यूमेरिकल है, जिस टाइम ईएसी आईईएस था उस टाइम पूछा गया न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है जिसका आपको गेन निकालना है, जिसकी वैल्यू प्रोवाइड की गई है, ये G1 है और ये इनपुट नोड है और ये आउटपुट नोड है। ठीक है, ये इनपुट नोड है, ये आउटपुट नोड है, और आपको निकालना है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की वैल्यू क्या होगी। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कुछ नहीं, मेसन गेन फॉर्मूला अप्लाई करना है, सीधा बेसिक क्वेश्चन है। बात करते हैं मेसन गेन फॉर्मूला अप्लाई करने की। हम लोग पहले विदाउट लिमिटेशन कंसीडर करके करेंगे। तो विदाउट लिमिटेशन की बात करें तो हम लोग फॉरवर्ड पाथ कौन सा है इसमें, P1 जो है वो G1 हो गया, लूप कौन सा L1 जो हो गया -H2 हो गया, और L2 जो है वो -H1 हो गया, और ये H2 हो गया। अप्लाई करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम फॉर्मूला। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू P1 del 1 डिवाइडेड बाय डेल, इट मीन्स डेल की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ऑल लूप्स H1 माइनस H2 plus 2 non-touching loops, this loop and this loop are non-touching, then minus H1 into minus H2 into H2, so del is equals to 1 minus plus, it's H1 plus H2 minus plus, it means H1 plus H2, ये आ गया डेल। ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस H1 प्लस H2 प्लस H1 H2, बट ये जो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया है ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने मेसन्स गेन फॉर्मूले की लिमिटेशंस पढ़ी हुई है। इफ एनी लूप प्रेजेंट एट इनपुट नोड, दिस लूप इज ऑलवेज इनवैलिड लूप। इसकी वैल्यू चाहे कितनी भी हो, हमेशा इनवैलिड लूप होगा। तो हम लोग इस ट्रांसफर फंक्शन जो निकाला है हमने, ये गलत निकाला है। क्यों गलत निकाला है? क्योंकि इसके अंदर हमने वैलिड इनवैलिड लूप को कंसीडर नहीं किया है। तो हम लोग इसकी वैल्यू जो निकालेंगे, अब निकालेंगे विद लिमिटेशन के साथ, विद लिमिटेशंस। और ईएसी एमसीक्यू के अंदर ये ऑप्शन भी दिया गया था, और इस ऑप्शन को बहुत सारे बच्चों ने टिक किया होगा, क्योंकि उस टाइम एग्जाम में कुछ ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये याद नहीं रहती है। तो इन चीज़ों को याद ही रखना है, इसलिए मेरा बेसिक पर्पज़ यही है कि आपको ये चीज़ें भी याद रहे। और ये चीज़ें आपको याद रहेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है इन चीज़ों की। इसीलिए मैंने आपको ये न्यूमेरिकल करवाया है कि आपको एक्चुअली बात याद रहे। और एक बार गलती करोगे तभी आपको पता लगेगा कि ये चीज़ ज़रूरी है याद रखना। तो विद लिमिटेशन के साथ करते हैं हम लोग। अब करेंगे अपन ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू वैलिड इनवैलिड लूप कॉन्सेप्ट प्लस H2, और यह इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने H1 को इनवैलिड लूप कंसीडर कर लिया है। H1 इनवैलिड लूप आया, H1 की वैल्यू यहाँ नहीं आएगी, H1 की वैल्यू यहाँ नहीं आएगी। तो 2 नॉन टचिंग लूप का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। ओनली सिंगल लूप प्रेजेंट एट दिस SFG, देन H2 लूप होगा, वही यहाँ पर कंसीडर होगा। इसलिए जो इसकी जो राइट आंसर जो था वो ये होगा इसका। तो राइट आंसर की वैल्यू जो होगी वो इस क्वेश्चन के लिए ये होगी। ईएसी के पेपर में ये भी क्वेश्चन दिया आंसर दिया हुआ था और ये भी दिया हुआ था। जिन्होंने ये किया होगा उनको 2 नंबर मिले होंगे, जिन्होंने ये किया होगा उनको -0.66। ठीक है, ये था मेसन गेन फॉर्मूला की लिमिटेशंस। अब बात करने वाले हैं हम लोग, एक टॉपिक और बचा है एसएफजी के अंदर, उसकी बात करेंगे। तो एसएफजी के अंदर एक टॉपिक बचा है, उसकी बात कर लेते हैं। और वो टॉपिक जो है
वो बेसिकली एग्जाम में कम पूछा जाता है, बट पढ़ाना ज़रूरी है, सिलेबस पूरा करना है और कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं वो चीज़। तो उसको डिस्कस करते हैं कि जो एसएफजी बनाएंगे हम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के, इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो है उनके एसएफजी बनाएंगे। तो एसएफजी ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं हमारे चैनल एमगेट पर, दथेरवाल सर आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं नेटवर्क थ्योरी। तो उसमें आपको पता होगा कि नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे केवीएल केसीएल लगाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डील करनी हैं। और हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नेटवर्क हैं, उनका एसएफजी बनाएंगे और उनका एसएफजी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को सारी चीज़ें पता है इसके अंदर कि कौन सी चीज़ क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कौन कौन से ये बाइलिनियर है, यूनिलेटरल है, कौन कौन से है, ये चीज़ें आपको पता है। कौन सा रजिस्टर एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर करता है, इंडक्टर करता है, ये आपको पता है। कैपेसिटर और इंडक्टर जो होते हैं वो एनर्जी स्टोर करते हैं, रजिस्टर जो होता है वो एनर्जी डेसिपेट करता है। इट मीन्स रियल पावर जो एग्जिस्ट करती है वो केवल रजिस्टर में एग्जिस्ट करती है, इनके अंदर जो होती है वो रिएक्टिव पावर एग्जिस्ट करती है। एक्टिव पावर, रियल पावर जो होती है वो रेजिस्टेंस के अंदर होती है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे टॉपिक की बात करते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाया है। अब इसको हमको, इसका जो हमें एसएफजी बनाना है, और एसएफजी बनाना है इट मीन्स हम लोगों को इसके अंदर पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। तो हम एक बार इसके अंदर नोटेशन, इसको आप एक बार बना लीजिए, उसके बाद एक अनदर डायग्राम बनाना सेम ऐसा ही पास में, और उसके अंदर आप एक बार वैल्यू पुट कर देना कि मैं किन किन चीज़ों को क्या क्या मान रहा हूँ। इस ब्रांच के अंदर जो करंट जाएगी मैं इसको I1T कह रहा हूँ, एंड इस नोड का जो वोल्टेज होगा उसको मैं V1T बोल रहा हूँ, और इस नोड का जो वोल्टेज होगा उसको मैं Vout कह रहा हूँ, क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज इस रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस का ही है। उसके बाद इस ब्रांच में जो करंट जा रही है उसको मैं I2T कह रहा हूँ, और इस ब्रांच में जो करंट जा रही है उसको मैं I3T बोल रहा हूँ। ठीक है, ये T में मैंने टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट किया है। अब मैं इसी चीज को लाप्लास डोमेन, इट मीन्स यहाँ मैं लिख देता हूँ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है इसका। तो मैं एक बार रिप्रेजेंट करवा देता हूँ आपको इसको। आपको हर डायग्राम अलग बनाना है। मेरे पास बोर्ड है, मैं रफ कर सकता हूँ, आप लोग रफ नहीं कर पाओगे। इट मीन्स आपको ये इनपुट वोल्टेज का लाप्लास लिया मैंने, आउटपुट वोल्टेज का लाप्लास लिया मैंने। अब जो मैंने चीज़ें लिखी थी यहाँ पर, I1T का लाप्लास लिया, I1S हो गया, कैपेसिटर का लाप्लास लिया, 1/CS से रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर को। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना, इनिशियल कंडीशन यहाँ प्रेजेंट नहीं है तभी मैं इसका एसएफजी बनाऊंगा। इफ इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट होगी तो इसका एसएफजी में नहीं बनाता। और इसके अंदर जो करंट जा रही है वो I3S है, इसके अंदर जा रही है वो I2S है, इस नोड का वोल्टेज V आउटपुट S है, और इस नोड का वोल्टेज V1S है। सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर दी है मैंने लाप्लास डोमेन के अंदर। अब बात करता हूँ मैं इसके एसएफजी की। तो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है कि मैं यहाँ पर लिखूँ कि I1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, I3 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, V0 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, I2 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, मुझे ये चीज़ें भी पता करनी है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि मुझे लिखना है I1 की जो वैल्यू होगी I1 ऑफ S, वो कैसे लिखेंगे, I1 की वैल्यू होगी वोल्टेज करंट इन
R1 resistance, it means voltage across this divided by resistance value. वोल्टेज इसके across कितना है, यहाँ इस नोड का वोल्टेज V1 है, ये ग्राउंड हो रहा है, यहाँ पर इस वोल्टेज का जो इस इनपुट नोड का जो वोल्टेज है V इनपुट एस है और इसका वोल्टेज V1 एस है। इट मीन्स इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हुआ, V1 V इनपुट एस, हायर से लोअर साइड की तरफ वोल्टेज करंट होगी, इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा डिवाइडेड बाय R1। इट मीन्स इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको डिवाइड किया R1 से, तो इन R1 के अंदर करंट पता लगे। अब बात करते हैं हम लोग V1 की, तो V1 जो होगा V1S किसके अक्रॉस वोल्टेज है, V1S इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है उसको V1 कहा है मैंने, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V1 है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस करंट आपको पता है ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है। यही मैं अप्लाई करने वाला हूँ कि वोल्टेज अक्रॉस दिस एलिमेंट इक्वल्स टू करंट इनटू उसकी इम्पिडेंस, तो उसकी इम्पिडेंस जो है वो यहाँ पर 1/CS है और करंट इसके अंदर I2 आ रही है, तो 1/CS इंटू I2S। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट I3 के बारे में। I3 ऑफ S जो है वो क्या होगी, I3 ऑफ S होगी अपने पास कि इसकी बात करते हैं, इस इंडक्टर के क्रॉस, इसकी इंडक्टर के अंदर कितनी करंट जा रही है, इसके अंदर करंट जा रही है, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंडक्टर की इम्पिडेंस, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है वो है V1 माइनस V आउटपुट, तो V1 ऑफ S माइनस V आउटपुट ऑफ S डिवाइडेड बाय इंडक्टर की इम्पिडेंस LS। क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाप्लास डोमेन में, हमने पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको पूरी कंट्रोल सिस्टम जो सब्जेक्ट है वो लाप्लास डोमेन के अंदर सोल्व होगी। एज डोमेन के अंदर बात करेंगे हम लोग, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे इसके अंदर। तो बाकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हम अब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ T से S रिप्रेजेंट करना था और कुछ नहीं करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की है। उसके बाद सिग्नल सिस्टम में आप लोगों को लाप्लास पढ़ाया जाएगा, तो आपको लाप्लास में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर V आउटपुट की, तो V आउटपुट ऑफ S कैसे लिखूँगा मैं, V आउटपुट ऑफ S क्या होता है, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। करंट कितनी जा रही है इसके अंदर, करंट इधर जाएगी नहीं, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है, करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो होती है। इट मीन्स ये I3 करंट जो है वो इस R2 के अंदर भी जाएगी, इस इंडक्टर से होती हुई करंट R2 के अंदर जाएगी। तो V आउटपुट जो लिखेंगे I इंटू R, I है I3 एंड R है R2, तो इट मीन्स V आउटपुट हो जाएगा I3 ऑफ S इंटू R2। ये हो गए हमारे पास सारी इक्वेशंस। अब हम लोग इनको एक बार अच्छे तरीके से जमा लेते हैं। हमें इनपुट क्या मिल रहा है, हमें SFG के अंदर हमारा इनपुट जो होगा वो होगा V इनपुट ऑफ S और आउटपुट जो होगा वो होगा V आउटपुट ऑफ S। ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि हमें इनपुट ये लेना है, आउटपुट ये लेना है। SFG के अंदर हमें V इनपुट एंड V आउटपुट डिनोट करके बताना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी कि I1 जो होगा, मुझे इनपुट और आउटपुट के रिलेशन में इन सारी इक्वेशनों को जमाना है क्योंकि मेरे पास V इनपुट अवेलेबल है और V आउटपुट का नोड अवेलेबल है, इंडक्टर अवेलेबल है, कैपेसिटर अवेलेबल है, LS R1 रेजिस्टेंस अवेलेबल है R1 एंड R2। तो मुझे इनकी ही टर्म में मुझे ये सारी चीज़ें जमानी है। तो I1 ऑफ S की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो I1 ऑफ S क्या होगा, V इनपुट ऑफ S डिवाइडेड बाय R1 माइनस V1 ऑफ S डिवाइडेड बाय R1। उसके बाद बात करते हैं अपन लोग V1 ऑफ S की, तो V1 ऑफ S क्या होगा, V1 ऑफ S जो होगा वो होगा I2। अब I2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी अपने पास, I2 की जो वैल्यू होगी वो देखते हैं अपन। I2 बराबर, I2 जो होगा यहाँ से I1 करंट आ रही है, KCL लगेगा, I1 करंट आ रही है, I3 एंड I2 दोनों आउटगोइंग करंट है, तो I
टू की जो वैल्यू होगी वो होगी I1 ऑफ एस माइनस I3 ऑफ एस, I3 ऑफ एस। इट मीन्स I2 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ कि I1 ऑफ एस माइनस I3 ऑफ एस, I1 ऑफ एस माइनस I3 ऑफ एस मैंने यहाँ पुट की, तो इट मीन्स I1 ऑफ एस डिवाइडेड बाई सी एस माइनस I3 ऑफ एस डिवाइडेड बाई सी एस। अब मेरे पास आगे की बात करता हूँ मैं यहाँ पर कि मेरे पास और क्या बचा है, तो और बचा है मेरे पास I3 ऑफ एस। I3 ऑफ एस को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, I3 ऑफ एस की वैल्यू होगी वो होगी V इनपुट ऑफ एस, V1 ऑफ एस डिवाइडेड बाई SL माइनस V आउटपुट ऑफ एस डिवाइडेड बाई SL। ये तीनों को मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जमा लिया है। अब मुझे इनका SFG बनाना है। SFG बनाना है, इट मीन्स SFG के अंदर हमें पता है एक होता है इनपुट नोड, आउटपुट नोड। मुझे सबसे पहले इनपुट नोड लिखना है, तो इनपुट नोड पे क्या था मेरा V इनपुट ऑफ एस, तो V इनपुट ऑफ एस आ गया। अब V इनपुट ऑफ एस और V1 मिलकर I1 बना रहे हैं, तो मुझे I1 बनाना है, तो इट मीन मुझे यहाँ पर I1 बनाना है, I1 ऑफ एस बनाना है, और I1 ऑफ एस मिलकर बनेगा V1 ऑफ V इनपुट ऑफ एस से R1 आ रहा है, इट मीन 1/R1, तो 1/R1 इसका गेन हो जाएगा ये, और V1 तो मुझे आगे V1 लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर V1 कंसीडर करवा रहा हूँ, V1 ऑफ एस। और इस V1 ऑफ एस से जो आ रहा है वो आ रहा है -1/R1, इट मीन्स ये जो वैल्यू होगी ये होगी -1 ऑफ R1, ये हो गई। अब इसका अपन ने काम खत्म कर लिया। उसके बाद बात कर रहे हैं अपन I3 की, तो I3 पे V1 अपने पास बन गया। अब मुझे V1 के अंदर I1 आ रहा है, I1 1/CS, इट मीन्स 1/CS। उसके बाद I3 होगा। अब I3 नेक्स्ट नोड मुझे बनाना पड़ेगा I3 के लिए, तो ये हो गया I3 ऑफ S के लिए नोड, और I3 ऑफ S के लिए नोड बनाया, तो इस V1 में I3 का कितना पार्टीशन कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कर रहा है -1/CS। तो ये वाली इक्वेशन भी मैंने सोल्व कर दी कि V1 जो बन रहा है वो बन रहा है 1/CS ऑफ I1, 1/CS ऑफ I1 एंड -1/CS ऑफ I3 -1/CS ऑफ I3। अब बात करते हैं I3 की। I3 के अंदर V1 है और V आउटपुट ऑफ S है, इट मीन्स V1 है और V आउटपुट ऑफ S है, इट मीन्स मुझे V1 मेरे पास अवेलेबल है और V आउटपुट ऑफ S चाहिए, इट मीन्स मुझे एक नेक्स्ट नोड बनाना पड़ेगा, वो होगा V आउटपुट ऑफ S। तो V आउटपुट ऑफ S का मैंने नोड बना लिया है। अब इस नोड पर मुझे इनसे I3 बनाने के लिए मुझे V1 से SL जाना है, तो V1 से SL 1/SL, और V आउटपुट से अपने पास I3 में आ रहा है -1/SL। तो हमने ये इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ था, नेटवर्क दिया हुआ था एक, जिसके अंदर R, L और C प्रेजेंट थे, उसका SFG बनाया है, और ये SFG बनेगा इसका। हमने कंसीडर किया है इनपुट एज ए V इनपुट T एंड आउटपुट एज ए V आउटपुट ऑफ T, तो हमने लाप्लास डोमेन लिया इसका, और V आउटपुट ऑफ S एंड V इनपुट ऑफ S इनपुट एंड आउटपुट दर्शाएं। इसके अंदर हमने I1, V1 एंड I3 को नोड कंसीडर किए हैं, और उन नोड्स की वैल्यू हमने एक KVL KCL इक्वेशन अप्लाई की सर्किट के अंदर लाप्लास डोमेन लेने के बाद, और उसके बाद हमने इसका SFG बनाया है। कोई कंफ्यूजन हो इसके अंदर तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो दोबारा बना देंगे हम लोग, और यदि समझ आ गया हो तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन भी देने वाला हूँ आपको, तो आप सॉल्व कीजिएगा उस क्वेश्चन को। अगर उस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, वापस मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग ये वाला, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत कोई नहीं होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ था, हमने नोड वैल्यू असाइन की, इस नोड की वैल्यू मैंने V1T लिखा,
इसको आउटपुट नोड हो गया, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है। इस ब्रांच के अंदर जो करंट जाएगी वो I1t, आप कुछ भी ले सकते हो, I0, I2, I5, I7 जो भी लेना चाहो, लेकिन यहाँ लोग वही लाप्लास डोमेन में लेनी और वही एसएफजी के अंदर रिप्रेजेंट करनी। उसके बाद इस नोड का वोल्टेज V1t हो गया, इस ब्रांच के अंदर करंट जाएगी I2, इस ब्रांच के अंदर करंट जाएगी I3, इस नोड का जो वोल्टेज होगा वी आउटपुट लिख दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया इस सब का। अपन को पता है कैपेसिटर का लाप्लास 1/CS होता है व्हेन इनिशियल कंडीशन इज 0, इंडक्टर का लाप्लास LS होता है व्हेन इनिशियल कंडीशन इज 0। इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट होती है तो हम इनिशियल कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं इसके साथ, लेकिन उसका एसएफजी बनाना बहुत डिफिकल्ट है। अब अपन लोग यहाँ पर I1 की वैल्यू निकाली, KCL लगाया, इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस, वोल्टेज निकाला, करंट इनटू इम्पिडेंस, I3 की वैल्यू निकाली, इनको एक सीरियल फॉर्म में जमाया क्योंकि अपने पास अवेलेबल इनपुट जो थे वो थे V इनपुट एंड V आउटपुट, ये दोनों अपन को पता थे। इनको हमने इस तरीके से एडजस्ट किया ताकि एसएफजी बने। आप दूसरे वे में भी एडजस्ट कर सकते थे लेकिन उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, I3 को साथ लेके V1 को आगे लेके V1 को एज ए नोड कंसिडर करके, लेकिन हमने जो कंसिडर किए नोड वो ज़्यादा नोड नहीं बनाया हमने। I2 की वैल्यू को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया I1 माइनस I3, क्योंकि यहाँ पर KCL अप्लाई हो रहा है। KCL जितना हो सके SFG को छोटा करके बनाना है, तो ये बना अपने पास SFG इसका, क्योंकि I1 नोड जो बनेगा वो बनेगा V इनपुट ऑफ S डिवाइडेड बाई R1 माइनस V1 ऑफ S डिवाइडेड बाई R1। इट मीन्स हमें I1 और V1 को नोड लेना था। उसके बाद अपन ने V1 की तरफ देखा तो V1 जो बनता है वो होता है I1 डिवाइडेड बाई CS माइनस I3 डिवाइडेड बाई CS। इट मीन्स I1 नोड अवेलेबल था बट I3 नोड अवेलेबल नहीं है, तो I3 नोड हमने नया नोड बनाया और उससे माइनस 1/CS से V1 को कंसिडर करवा। अब I3 की बात करें तो I3 में हमारे पास V1 नोड अवेलेबल था और V आउटपुट नोड अवेलेबल था, तो इन दोनों नोड अवेलेबल थे तो हमने इनसे गेन के कनेक्शन किए। तो ये SFG बना है इस सिग्नल का, इस सर्किट का SFG जो है ये है। आगे हम बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, उसको आप बनाइएगा, उसका SFG आप बनाइएगा और यदि कोई दिक्कत हो तो फिर पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन जो होगा वो होगा अपने पास, ये R1 है, ये R2 है, ये इनपुट है, वे इनपुट ऑफ T है। उसके बाद यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ एक इंडक्टर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये C1 है। उसके बाद बात करते हैं अपन, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक कैपेसिटर है, और हमें इस कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज ऑफ T, ये C2 है और ये R3 है। इस सर्किट का आपको SFG बनाना है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि कहाँ पर कौन से नोड, इस नोड का जो वोल्टेज कंसिडर करोगे आप V1 ऑफ T कंसिडर करोगे, इसका वोल्टेज V2 ऑफ T कंसिडर करोगे और इसका वोल्टेज V आउटपुट ऑफ T कंसिडर करोगे। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है। इसके अंदर जो करंट जाएगी वो I1 कंसिडर कर लेना, इसके अंदर जो करंट जाएगी वो I2, इसके अंदर I3, इधर जो आएगी वो I4 एंड ये I5 इसके अंदर भी जाएगी क्योंकि सामने ओपन सर्किट है। ये चीज़ें करके आपको इसका SFG बनाना है, और SFG यदि नहीं बने तो आप बताइएगा, मैं सॉल्व करके बना दूंगा। थैंक यू। हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर इतनी बात कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले ट्रांसफर फंक्शन और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। थैंक यू।